एक गांव में शारदा का परिवार रहता था, जो कि भलाई और कल्याण के लिए जाना जाता था। शारदा के पति प्रसाद और बेटा रमेश शारदा के बातों का सम्मान करते थे। नाम के लिए वो अमीर थे, पर प्यार के लिए नहीं। शारदा कभी किसी को बड़े या छोटे की नजर से नहीं देखती थी। वो अपने बेटे रमेश की शादी शुद्ध हिंदी वाली लड़की से करवा देती है, जिसका नाम था अनामिका। जब से शादी हुई थी, तब से रमेश अपनी पत्नी अनामिका के पीछे पीछे ही घूमता रहता था। 5 साल निकल गए थे। उनके 2 बच्चे थे, निधि और उत्तरा। एक दिन वो सभी मिलकर पिकनिक के लिए गए थे। पिकनिक खत्म करके जब वो घर लौट रहे थे, उनकी कार संयम खो देती है और पास से गुजरने वाली एक कार को जाके जोर से टक्कर मारती है। शारदा का कार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो सभी बुरी तरह आहत होते हैं और अलग अलग दिशा में जाके गिरते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका अपनी आंखें खोल के देखती है। कुछ ही दूर में सासू माँ शारदा बेजान होकर पड़ी हुई थी और उसकी बेटी उत्तरा उसके पास जाके रो रही थी। जल्दी से अनामिका अपनी छोटी बेटी को तलाश करने लगती है। वो देखती है थोड़ी दूर में उसके ससुर जी के पास उसकी छोटी बेटी है। धन्यवाद ईश्वर, बच्चे सुरक्षित है। ये कहकर वो अपनी सासू माँ शारदा के पास जाती है। उन्हें हिलाने की कोशिश करती है, पर शारदा नहीं हिलती है, ना ही उनके दिल की धड़कनें चल रही थी। अनामिका समझ जाती है कि अब उसकी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर सासू माँ के पास से वो रोते रोते अपने ससुर जी के पास जाती है। वहां जाके वो उन्हें बार बार बुलाती है, वो भी कोई जवाब नहीं देते। अनामिका समझ जाती है कि उसके ससुर जी भी अब जीवित नहीं है। हाय पिताजी, सासू माँ चल बसी, उनका साथ देने के लिए आप भी चले गए। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। थोड़ी दूर में रमेश, जो बेहोश होके पड़ा हुआ था, वो अपना सर उठा के कहने लगता है, अनामिका, अनामिका। इस तरह रमेश 1-2 बार बुलाता है। आंखों में आंसू लेकर अनामिका अपने पति को देखती है। रमेश फिर से बुलाता है। रोते रोते अनामिका उसके पास जाती है। रमेश पूरी तरह जख्मी था। अनामिका, अब मैं जा रहा हूँ। मैं तब तक जिंदा रहना चाह रहा था जब तक तुम्हें देख ना लूं। कब से यमराज मेरे इंतजार में है। अजी, मैं आ गई हूँ, अब आपको कुछ नहीं होगा। मैं अब आपको बचाऊंगी। नहीं अनामिका, मैं परिस्थिति जानता हूँ, अब नहीं जीऊंगा। बच्चों का ख्याल रखना। जैसे ही उसने कहा, अनामिका जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। दोनों बच्चियां अनामिका के पास आती है और अपने पिताजी को देखकर वो रोने लगती है। रमेश की परिस्थिति देखी नहीं जा रही थी। उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो अपनी बेटियों को ठीक से प्यार तक नहीं कर पा रहा था। वो देखता है कि दोनों बच्चियां रो रही है। अब से बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है अनामिका। माँ पिताजी कहाँ हैं? वो दोनों ही परलोक गमन कर चुके हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ अनामिका। बच्चों का ख्याल रखना। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी जान बचाऊंगी। आप इस तरह से मुझे और बच्चों को अकेला छोड़ के मत जाइए। इस तरह से कह के अनामिका रमेश को अपने हाथों में उठा के आगे बढ़ के जाने लगती है। दोनों बच्चियां पिताजी पिताजी कहकर अनामिका के पीछे पीछे आने लगती है। थोड़ी दूर उठा के ले जाने के बाद रमेश का हिलना डुलना बंद हो जाता है। अनामिका को शक होता है। उसे लगता है शायद वो सो गए होंगे। वो रमेश को देखती है। रमेश की मृत्यु हो चुकी थी। अनामिका का दर्द, सदमा कोई साधारण नहीं था। उसकी चिंता उसके दिल में था। सिर्फ ईश्वर ही जानता था। उसके रोते रोते जान निकल जाती है। फिर वो रमेश का फोन निकाल के एम्बुलेंस को बुलाती है। वहां से वो उनकी डेड बॉडीज लेके जाती है और अंतिम संस्कार करती है। दोनों बच्चियां पिताजी, दादाजी, दादी कहकर बहुत रोती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। अंतिम संस्कार के अगले दिन ही रमेश के जीजाजी शंकर वहां आते हैं और अनामिका को भला फुसला के सारी जायदाद वो अपने नाम लिखवा लेते हैं। अब तक जो शंकर अनामिका को बहन बहन कहता था, पूरे जायदाद अपने नाम करवाने के बाद अनामिका को धक्के मार के बच्चों के साथ घर से निकाल देता है। शंकर ने ठग लिया था। अब अनामिका के पास करने को कुछ नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बच्चों को लेकर घर से निकल आई। हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो मुझे और मेरे बच्चियों को भी अपने पास बुला लीजिए। ऐसा कह के अनामिका गांव के पास के जंगल में चली जाती है।
वो एक पेड़ के नीचे बच्चों का देखभाल करने लगती है। तब तक अंधेरा हो जाता है। चिड़िया भी अपने खाना लेकर घोंसले में वापस आ जाती है। माँ, अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। यही हमारा घर है, आज से हमें यही रहना होगा। इसी को अपना घर समझो। यहाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बिजली नहीं है, खाने के लिए भी कोई खाना नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। हम कैसे सोएंगे? यहाँ नहीं रह सकते। यही रहना होगा उत्तरा, आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें रोशनी चाहिए ना? रुको, मैं इंतजाम करती हूँ। ऐसा कह के अनामिका चारों तरफ देखती है। उसे जलाओ की लकड़ी मिलती है। फिर पत्थर रगड़ के वो लकड़ियाँ जलाती है और उसी आग के आसपास दोनों बच्चियों को सुलाती है। बच्चियाँ सो जाती है। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह उत्तरा और निधि भूख से रोने लगती है। अनामिका जंगल से फल तोड़ के ले आती है और उन्हें खिलाती है। अगले दिन जंगल में जोरों की बारिश होने लगती है। अनामिका अपनी दोनों बच्चियों के साथ पूरी तरह भीग जाती है। बारिश में बिजली की रोशनी और गर्जन से उत्तरा और निधि काफी डर जाती है। माँ, अगर हम इस तरह भीगेंगे तो बुखार हो जाएगा। माँ, मैं ठंड से कांप रही हूँ। माँ, कुछ करो माँ, कुछ करो ताकि हम ना भीगे, और गर्मी के लिए थोड़ा सा आग जला दो माँ। बच्चों की बातों के मुताबिक ताकि बच्चे बारिश में गीले ना हो जाए, इसीलिए वो छतरी जैसा कुछ बनाने का सोचती है। कड़कती बिजली की रोशनी में अनामिका को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। तभी उसे एक परिकल्पना आती है। वो बच्चों को छांव में रखती है और खुद भीग के उस लकड़ी से वो एक छतरी बनाती है। फिर वो छतरी बच्चों के सर पर लगाती है। निधि और उत्तरा उस छतरी को देखकर बहुत खुश होती है। वो सभी उस छतरी के नीचे खुद को छुपा लेते हैं। कहते हैं आप जहाँ भी रहते हैं उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसे एक घर चाहिए रहने के लिए। फिर देर ना करते हुए जो लकड़ी जंगल में मिलती है उसी से वो घर बना लेती है। तब से जंगल की लकड़ियों से वो छतरी बना के पास के गांव में जाके वो बेचने लगती है और बच्चों को लेकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश। रमेश बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। खेतीबाड़ी के साथ एक छोटा दुकान शुरू करके वो पैसे कमाता था। बेटे को देखकर शारदा को बहुत गर्व होता था। अपने बेटे की शादी के लिए एक बुद्धिमती और खूबसूरत लड़की ढूंढ रही थी शारदा। वो पंडित जी से बात करके शादी के लिए एक रिश्ता तय करती है। फिर वो ये बात अपने बेटे से बताती है। बेटा, तुम्हारी माँ जो भी करती है तुम्हारे भले के लिए, भरोसा करते हो ना? हाँ माँ, आप हमेशा मेरे बारे में सोचती है। फिर भी आज इस तरह से आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखी है मैंने। लड़की बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद होगी माँ। फिर मैं अच्छा दिन तय करूं? ठीक है माँ, जैसी मर्जी, तुम्हें जब अच्छा लगे वो दिन तुम तय कर लो। इस तरह शारदा ने अपने बेटे की शादी अनामिका नाम की लड़की से करा देती है। बहू के आने से ही घर में खुशियाँ जगमगा उठती है। जैसे ही अनामिका ने घर में कदम रखा था, गांव में बारिश होने लगी। इस वजह से लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। लेकिन 3 दिनों के बाद शादी में आए सारे रिश्तेदार एक एक करके लौट गए। अब घर में सिर्फ रमेश, शारदा और अनामिका बची। अब सारा काम का बोझ बहुरानी अनामिका के कंधों पे। बेटा अनामिका, चाय बना के ले आओ जरा। ठीक है सासू माँ। थोड़ी अदरक भी मिला देना ताकि मसालेदार बने। अगर किसी को सर दर्द या जुकाम हो तो ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अब से मैं तुम्हारी हाथ की चाय पीऊंगी। ठीक है बेटा? ठीक है सासू माँ, अभी ले आती हूँ। सासू माँ के कहे मुताबिक अनामिका चाय अच्छे से बना के ले आती है। जैसे एक चुस्की चाय की शारदा लेती है, शारदा का मुंह जल जाता है और शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। शारदा पूरा चाय थूक देती है। चीची, इतना मसाला, मेरा मुंह जल गया। क्या डाला है तुमने इसमें? आप ही ने तो कहा सासू माँ, अच्छा स्वाद लाने के लिए इसमें कूट के गरम मसाला डालो। इसीलिए मैंने अदरक के बदले उसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल दिया है।
अदरक डालती तो थोड़ा मसाला होता, मिर्ची पाउडर में ज्यादा मसाला होगा। ये सब तो मैंने आपके भले के लिए किया माँ जी। अरे पागल लड़की, ऐसा कौन करता है? तुम ज्यादा चालाक मत बनो, तुम तो आज मेरी जान ही ले लेती। आपको पसंद नहीं आई माँ? मैं फिर से बना के ले आऊँ? अब कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैं खुद से बना के ले आऊंगी। अनामिका की हरकत की वजह से शारदा का सर दर्द और बढ़ जाता है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन शारदा अनामिका से कहती है इडली बनाने के लिए। इडली के लिए क्या कर रही हो? आप ही बता दीजिए सासू माँ, क्या करना है? ठीक है, इडली के साथ पत्तेदार साग सब्जी खाना अच्छा रहेगा। अभी हाल ही में टीवी पे देखा था, साग सब्जी खाना सेहत के लिए ठीक रहता है, समझी ना? हाँ सासू माँ, मैंने भी वो प्रोग्राम देखा था। ठीक है, अब वो सब छोड़ो, पहले इडली बना लो। सासू माँ के कहे मुताबिक अनामिका जल्दी से किचन में जाती है और इडली के बैटर के साथ सारी सब्जियाँ मिला देती है। उसके बाद वो ले जाकर शारदा को देने लगती है। शारदा देखकर डर जाती है। अरे ये क्या क्या कहा और तुमने क्या किया? आपने ही तो कहा सासू माँ इडली में सब्जियाँ मिलाने के लिए, इसीलिए मैंने सारे सब्जी इडली के बैटर में डाल दिया ताकि वो इडली में ही रहे और आपको अलग से कच्चा ना खाना पड़े। सब किस्मत है, किस्मत। कोई ऐसा इडली कभी बनाता है? तुम मेरी जान ही ले लोगी। क्यों तुम ऐसा कर रही हो, पहले ये बताओ। आज तक मैंने इतनी बेवकूफ लड़की नहीं देखा था। सोचा था बेटे के लिए बुद्धिमती और सुंदर लड़की ले आऊंगी। अब ऐसी बहू मिली है कि दर्द भरी कहानी किसी को बता भी नहीं सकती। इस तरह मेरी तारीफ ना कीजिए। आपको पता है मुझे कितना गर्व हो रहा है। मैं पहली बार खाना पका रही हूँ। पहली बार यहाँ आके मैंने सब कुछ सीखा है। उसके ऊपर पहली बार मैंने आपको खाना पका के खिलाया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कुछ हासिल कर लिया हो। हाय भगवान, और कितना शर्मिंदा करोगी? तू यहाँ से जाओ। तुम अगर नहीं गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें हाथ जोड़ के नमस्ते। कल से तुम बिल्कुल खाना मत बनाना, मैं नौकरानी रखूंगी। इस तरह अनामिका ने जो किया है इस बारे में शारदा हमेशा याद दिलाती थी। कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन रमेश लोहे का एक बक्सा लेके घर आता है। ये देखकर अनामिका बहुत उत्साहित होती है और खुशी से उछलते उछलते अपनी सासू माँ के पास जाती है। इस तरह से क्यों आ रही हो? फिर तुमने कुछ किया है क्या? माँ, आपका बेटा लोहे का एक नया बक्सा लेकर आए हैं। आज मैं आपके सारे कपड़े धो के उसे इस्त्री करूंगी उससे। मुझे पड़ोस के गांव में कुछ काम है, आने में देर हो जाएगा। तुम्हें भी तो कुछ काम करना है ना, तो तुम जाओ, सारे कपड़े आयरन कर देना। ठीक है सासू माँ, जैसे आपने कहा मैं आपकी सारी साड़ियाँ इस्त्री करके रख दूंगी। फिर सासू माँ से परमिशन लेने के बाद अनामिका सारी सिल्क साड़ियाँ लेकर आती है। उन्हें धो के अच्छे से सुखा देती है। साड़ियाँ सूख जाने के बाद वो उन्हें आयरन करने के लिए ले जाती है। उसके पति के लाए लोहे के बक्से को देखकर वो बहुत उत्साहित होती है कि सासू माँ की साड़ियाँ अब वो उसमें रखेगी। मन ही मन इस तरह की बातें सोच सोच कर वो शर्माती भी है। इधर सासू माँ की साड़ी खराब हो चुकी थी। अरे रे, ये साड़ी तो मैं ठीक से आयरन नहीं कर पाई। अगली वाली मैं अच्छे से करूंगी। सासू माँ मेरी बहुत तारीफ करेंगी। ऐसा सोचकर अनामिका अपनी सासू माँ की सारी साड़ियाँ खराब कर देती है। ठीक उसी वक्त शारदा वापस आ जाती है। बहू की इस मंद बुद्धि की वजह से शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। हाय रे भगवान, तुमने मेरी सारी साड़ियाँ खराब कर दी। जो साड़ी मुझे मेरे मायके से मिला था, मेरे पति ने खरीद दिया था, यादगार बना के रखा था। तुमने सारी साड़ियाँ इस तरह से नष्ट कर दिया। सासू माँ, मैं बस उस लोहे के बक्से को देखते ही रह गई और इस बारे में भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप कहेंगी तो मैं सिलाई करके फिर से इस्त्री करके रख दूंगी। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के शारदा बहुत हैरान रह जाती है। मुंह खोल के बस अपनी बहू को देखते ही रह गई। अपनी माँ की परेशानी देखकर बाद में रमेश उनके लिए एक नौकरानी रख लेता है। उस नौकरानी के आ जाने से सास बहू के सारे काम वो कर देती थी और ये सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। फिर भी बहू ऐसी हरकतें करती थी कि सासू माँ उसे डांटती रहती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं।